इज इट स्टार्ट नाउ ना? ओके। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। आई होप कि आप फाइन एंड फैंटास्टिक होंगे। ओके, आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इस सेशन में टेंस को पढ़ने के लिए आप रेडी होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक के क्लासेस में 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। ओके, अब ये चौथा लेक्चर्स मैं शूट कर रहा हूँ और ये डेडिकेटेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ओके, क्योंकि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा और ऐसी टर्निंग पॉइंट पे हम आ चुके हैं जहाँ पे हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो लेट्स सी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या ही इंपॉर्टेंस है पूरे इंग्लिश ग्रामर में और ये क्या एक रोल प्ले करता है पूरे इंग्लिश में। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा ही ऐसे एक्शंस के लिए आता है जो रिसेंटली ही फिनिश्ड हुआ होता है, मतलब ऐसी क्रिया जो हाल ही में खत्म हुआ हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज 3 डायमेंशंस में किया जाता है। वो एक्शंस जो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली फिनिश्ड हुआ है, ठीक है, या जब एक्शन क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, क्या हो, एक्शन इंपॉर्टेंट हो, एक्शन इंपॉर्टेंट हो, टाइम इंपॉर्टेंट ना हो। ओके, इंपॉर्टेंट हो, एक्शन इंपॉर्टेंट हो या रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन हो। जब टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, क्या हो, टाइम इंपॉर्टेंट ना हो, तो वहां पे हमें क्या यूज करना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना, या रिसेंटली फिनिश्ड एक्शंस के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कैसे करेंगे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब हम कोई क्रिया किए हैं और इस तुरंत ही खत्म हुआ है, और इसके अलावा अगर कोई हमने एक्शन किया है उसका मेमोरी, उसका यादें, ओके, अभी, या उसका इम्पैक्ट अभी हमारे सामने दिख रहा हो, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज अब्लिक हैव। हैज अब्लिक हैव, ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होता है। ओके, क्योंकि बहुत टीचर्स के द्वारा या बहुत सारी किताबों में लिखा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है इंग्लिश ग्रामर में। पूरे इंग्लिश ग्रामर में चुका चुकी से हम किसी भी सेंटेंस को नहीं कह सकते कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के लिए ये बातों का होना आवश्यक है, और कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जो ये तय कर देते हैं, जो ये डिटरमिन करते हैं कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो हम उन सारे ही वर्ड्स को अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ लेंगे और एक एक चीज़ों को एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस के साथ सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, किसी चीज़ को, टेंस को क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। आई होप कितनी बातें क्लियर होंगी। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस का, वो क्या होगा? हैज अब्ली हैव। अभी मैं बताता हूँ हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे। तो इसको हैज का यूज, हैज, हालांकि एक मिनट, आई होप कि इतनी बातें आपने अपने नोट में लिख लिया होगा। ओके, मैंने क्या बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होता है हैज अब्लिक हैव। हैज अब्लिक हैव, जहां पे हैव क्या होगा? प्लूरल होगा, और ये प्लूरल वर्ब होगा, और इसका प्रयोग हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ओके, और हैज चूंकि होता है सिंगुलर, और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है। ये सिंगुलर वर्ब होता है और इसीलिए इसके साथ कैसी क्रिया सब्जेक्ट्स आएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा? तो सिंगुलर नाउन आएगा। ओके, चूंकि है प्लूरल होता है, एक प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ जितनी भी क्रियाएं हो, सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। आई होप कि ये नहीं दिख रहा होगा, है ना मेरे?
ओके, लेट इट बी। तो अगर हम बात करें कि हैज अब्लिक हैव कहाँ से आया, तो टू हैव, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब टू हैव के 5 फॉर्म्स होते हैं। पहला हैव, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हैव, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा हैड, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, हैड, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हैड, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड होगा, वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म क्या होगा, हैविंग होगा। ओके, वर्ब ऑफ अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो वो क्या होगा, हैज होगा। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, तो इसी टू हैव से हमने क्या बनाया, हैव बनाया, और यहाँ पे क्या बनाया, हैज बनाया। इसके अलावा अगर मैं हैव की बात करूँ कि हैव और हैज में क्या डिफरेंस है, तो हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि हैज सिंगुलर वर्ब है, तो इसके लिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो आएंगे, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जा रहा है तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर जहाँ तक बात है हैव की, अगर जहाँ तक बात है हैव की, तो हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, और इसीलिए इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में आपके सामने क्या हो सकता है, वी हो सकता है, ओके, यू हो सकता है, ओके, उसके बाद आपके सामने दे हो सकता है, और दे के अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या हो, कोई भी प्लूरल नाउन हो, तो क्या होगा, उसके साथ हमें क्या यूज़ करना होगा, हैव का यूज़ करना होगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा है कि क्लियर हो गई ये सारी बातें, तो हम बढ़ेंगे आगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को मेटिकुलसली पढ़ेंगे, और मेटिकुलसली पढ़ने के बाद हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, थर्ड है हमारे सामने हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, किस लिए, सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए। अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें, तो हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ओके, अगर हम फिफ्थ स्ट्रक्चर नंबर की बात करें, तो सेंटेंस को डब्ल्यूएच फैमिली के साथ इंटरोगेटिव बनाना होगा, तो हमें यूज करना पड़ेगा डब्ल्यू-एच। उसके अलावा आएगा हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, इसके अलावा अगर डब्ल्यूएच फैमिली के साथ साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो वहां पे क्या आएगा, उसको एक मिटा के और हम बात करते हैं। ओके, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। आई थिंक कि आपको अब तक तो पता लग ही गया होगा कि हैज का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो हमें हैज का यूज करना है। और ये जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हमें क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। क्यों, क्योंकि हैव प्लूरल होता है। उसके बाद कभी भी परफेक्ट टेंसेस में ना बल्कि प्रेजेंट के, बल्कि पास्ट के भी और फ्यूचर के भी हमेशा ही हैज, ओके, हैव और हैड के बाद क्या ही आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा, हैज, हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज
किया जाता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहा। ओके, और नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें हैज बी हैव के बाद क्या यूज़ करना होता है, नॉट का यूज़ करना होता है। उसके बाद सारी चीज़ें वही रहेंगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। लेकिन इस तरीके के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को इंटररोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। ओके, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। इंटररोगेटिव होने की वजह से ही सेंटेंस के एंड में हमें यूज मार्क ऑफ इंटररोगेशन लगाना होता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर बोलता है कि जब सेंटेंस इंटररोगेटिव हो उसके साथ साथ नेगेटिव हो, यानी कि इंटररोगेटिव नेगेटिव, तो सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, तो नॉट होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। इसके अलावा रूल नंबर 5 की बात करें तो इंटररोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली के साथ अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि WH का अर्थ क्या होता है। ओके, जब सेंटेंस की शुरुआत होती है WH से, ओके, तो W स्टैंड्स होता है किसके लिए, व्हाट के लिए, whom के लिए, which के लिए, ओके, where के लिए, why के लिए, whose के लिए। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और H किसके लिए होगा, हाउ के लिए। व्हाट का यूज़ दो तरीके से करते हैं, एक तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, whom का यूज़ हमेशा ही केवल ऑब्जेक्ट के लिए आएगा और वो लिविंग होगा। ओके, व्हाट का विच का यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में, सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, वेयर का यूज़ करते हैं प्लेस को बताने के लिए, प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए। वाई का यूज़ करेंगे रीजन को बताने के लिए। ओके, हुज का यूज़ करते हैं लिविंग नाउन के पोजीशन के बारे में बात करते हैं जब। ओके, और हाउ का यूज़ करते हैं मैनर को बताने के लिए। किसको, मैनर को बताने के लिए। व्हाट का प्रयोग हमेशा ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही वन रहेगा, यानी कि वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा ही सिंगुलर रहेगा। अगर वो लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे हमें हुम का यूज़ करना होता है। ओके, ये हु का ऑब्जेक्टिव केस है, हुम। अगर हु का पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो हुज होता है। ओके, पॉजिटिव केस का। विच सिलेक्शन के बारे में बात करता है, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए। वेयर प्लेस के बारे में, यानी कि कहाँ। वाई रीजन क्यों, कारण। हुज किसका, यानी कि पोजीशन, अधिकार, ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस। इसके अलावा अगर हम बात करें हाउ तो मैनर को बताने के लिए किया जाता है। मैनर मतलब कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि आई केम हेयर, तो समवन कैन आस्क how did you come here, I will have to explain the reason how I came here. I can say I come here with a bike or on a bike, on a horse. इस तरीके से मैं कुछ भी बताऊंगा, बट मुझे मैनर बताना पड़ेगा। I can say that she talks to me. Someone can ask how does she talk to you. I'll explain him that she talks to me very politely, she talks to me very rudely, she talks to me in a brotherly manner, in a sisterly manner। इस तरीके से हम बात करेंगे, क्योंकि मैनर को बताने के लिए सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है यहाँ पे हाउ का। आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही मेटिकुलसली क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसको वाइप आउट करके और स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, नेगेटिव भी पढ़ लिया, इंटररोगेटिव भी पढ़ लिया, और WH के इंटररोगेटिव के बारे में बात कर रहे थे। एक स्ट्रक्चर हमारे सामने बचा है, उसको मैं मेटिकुलसली रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ आप सभी के सामने, इस स्ट्रक्चर को मिटा के। ओके, इस वीडियो गोइंग ऑन वेल। यहाँ पे हमें यूज करना है क्या, WH प्लस हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसको क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसका यूज इसीलिए किया जाता है सेंटेंस में, ये दिखाने के लिए क्या
कि हम प्रश्न कर रहे हैं। ओके, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोट दिस ऑल these structures so that you may remember and you may recall when you are going to take your exam. Okay, so next, rule first, subject plus hasably have plus verb of third form plus object plus other word plus हमारे सामने क्या होंगे, वो अब एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। कौन सा, तो रिसेंटली, लेटली, ओके, ऑलरेडी, ओके, जस्ट, बिफोर, अप टिल नाउ, अप टू द मोमेंट। ओके, इसके अलावा भी हमारे सामने कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये बताएंगे कि ये एक्शन अभी हुआ है। क्या होगा कि ये एक्शन अभी हुआ है। तो रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, अप टिल नाउ, अप टू द मोमेंट, ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये सेंटेंस को ये बताते हैं कि एक्शन अभी ही हुआ है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बिफोर लिख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, सिंस लिख सकते हैं। ओके, लेकिन वो स्ट्रक्चर दूसरा बन जाएगा। तो ये जितने भी आपके सामने वर्ड्स दिख रहे हैं, हम इन्हें क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स बोलेंगे। ये कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इन कीवर्ड्स के प्रेजेंस की वजह से हमें ये पता लग जाता है कि एक्शन फिलहाल ही हुआ है, हाल ही में हुआ है। रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में, लेटली मतलब हाल ही में, ओके, ऑलरेडी मतलब पहले से, जस्ट मतलब तुरंत, बिफोर थोड़ा सा कुछ समय पहले, अप टिल नाउ मतलब अब तक, अप टू द मोमेंट अब तक, एंड बिफोर मतलब कुछ समय पहले। इसके अलावा आपके सामने आता है येट, इसके अलावा आपके सामने आता है सो फॉर। ओके, इन दोनों वर्ड्स की अगर बात करें तो ये हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। और वो कहाँ पे आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हमें येट का और सो फॉर का यूज किया जाता है। ओके, आई होप कितनी बातें आपने लिख लिया होगा। तो मैं अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देता हूँ और एग्जांपल्स तय कर देंगे कि आप तक के वीडियो में आपने कितना कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, और whether you are able to apply these structures and this formula and these applications in your sentences or not. Okay, be ready। जितने भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं रॉक कर दो एक एक को। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, वी हैव reached the moon in 1947। ओके, दूसरा है, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस in 1947। दूसरा है, she has gone to बलिया yesterday। ओके, they have not eaten recently। ओके, जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने दिए जा रहे हैं, आपको जज करना है कि सेंटेंस सही है, आपको फाइंड आउट करना है एरर की, इन सारे सेंटेंसेस में एरर कहाँ पे, गलतियां कहाँ पे। ओके, 5 है, एवरी वन ऑफ अस हैजबली हैव chosen his goal। बस
ओके इतना सेंटेंसेस रहने देते हैं, 5 सेंटेंसेस तो काफ़ी है कॉन्सेप्ट को जज करने के लिए। ओके पहला है वी हैव रीच्ड द मून इन 1947। दूसरा है वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तीसरा है सी हैज़ गन टू बलिया yesterday। दे हैव नॉट ईटन रिसेंटली। एवरी वन ऑफ अस हैज़बली हैव चूजन हिज करियर, हिज गोल, ओके हिज एम। सेंटेंस में सेंटेंस को जैसे हमने पढ़ा तो हमें पता लग गया कि 1947 इस सेंटेंस में गिवन है। अरे भाई 19 और 47 तो ये पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम के लिए तो हमने अभी पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस नहीं आता, तो ये सेंटेंस तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि ये पास्ट का टाइम दे रखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए था। तो वी हैव रिच्ड ना हो कि वी रिच्ड द मून इन 1947। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के हमारे पास दो तरीका है, या तो इस हम टाइम को हटा दें क्योंकि हमने बात करा था कि व्हेन टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन एक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं न कि टाइम। तो यहाँ पे दो तरीका है हमारे सामने सेंटेंस को करेक्ट करने के, या तो हम इसको काट दें या तो इसको काट के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको लिख देंगे। ओके अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, इस दिए गए इस टाइम के अनुसार इस सेंटेंस को ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए था, तो ये हो जाता क्या गॉट, वी रीच्ड, ये क्या हो जाता रीच्ड। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं और सेंटेंस क्या हो जाता ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता। इसके अलावा है वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। ये भी सेंटेंस वही बात कर रहा है कि टाइम कहाँ का है तो पास्ट का है, और पास्ट टाइम के होने की वजह से स्टेटमेंट को पास्ट में ले जाके हैव गॉट ना होके गॉट हो जाता, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते तो जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता। ओके सी हैज गन टू बलिया स्टडी, ये स्टडी से मालूम चल रहा है कि ये भी पास्ट टाइम है। कैसा टाइम है तो पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता, वहां पे क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा वेंट हो जाएगा। गन ये थर्ड फॉर्म है, हमें यूज क्या करना है वर्ब सेकंड फॉर्म। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। दे हैव नॉट ईटन रिसेंटली, मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में रिसेंटली नहीं आता, येट आता है। क्या येट आता है, और वो भी सेंटेंस के एंड में आएगा। कब आएगा सेंटेंस के एंड में आएगा, या तो येट आ जाएगा या तो हमारे सामने सो फॉर दिया रहेगा। तो इस रिसेंटली को हम कट करेंगे और कट करने के बाद येट या सो फॉर में से कोई एक लगा देंगे तो जाके सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ओके इसके अलावा बात करें तो एवरी वन ऑफ अस हैजबली हैव चूजन हिज गोल। ओके हम में से हर कोई, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, हर एक व्यक्ति के बारे में, तो वो सिंगुलर वहां पे उसको माना जाता है। और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो हैव तो प्लूरल है तो ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हुआ, और हैज क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी ना, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है सिंगुलर वर्ब यूज करना है। बाकी सारी चीजें करेक्ट है। ये वर्ब थर्ड फॉर्म है क्योंकि आपको पता है कि हैज अबली हैव अबली हैड के बाद क्या ही आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गया होगा। ओके अब हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो वो भी तो सिंगुलर होगा ना, तो हिज तो ऑलरेडी ही सिंगुलर होता है, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। हालांकि पॉजेसिव किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो ये गोल नाउन है, तो ये तो स्टेटमेंट ग्रामेटिकली अब करेक्ट हो गया क्योंकि हमने हैज चूज कर लिया। आई होप कि not only tense but also all the parts of speech we are learning in this sentence। okay ना केवल प्रेजेंट टेंस बल्कि सेंटेंसेस में आने वाले हर एक वर्ड पे मेरा फोकस रहता है, और हर एक वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को मैं बताता चलता हूँ साथ ही साथ। ओके ताकि जब ये बैच एंडिंग पर होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच इन अ गिवन स्टेटमेंट। ओके आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, नॉट ओनली प्रेजेंट बट ऑल्सो पास्ट एंड फ्यूचर, तो वहाँ पे जब कोई एक्शन पहले से स्टार्ट हुआ, जब कोई एक्शन पहले से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, ओके, जब कोई क्रिया पहले से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को यूज़ करना होता है। अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट, अगर वो पास्ट का था, अगर पास्ट का है तो पास्ट में उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखेंगे, ओके। और अगर वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फिर कुछ टाइम तक चल रहा होगा, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके। कुछ टाइम लाइन से समझते हैं कि कैसे चीज़ें चलती हैं। अगर मान लो कि ये टाइम लाइन है, ओके, ये टाइम लाइन है। अगर हम इसको, इस पॉइंट को ए मानते हैं और इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं? बी मानते हैं, और इस पॉइंट को क्या हम मानते हैं? सी मानते हैं, ओके। अब क्या हुआ कि कोई एक्शन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ओके, कोई एक्शन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, ओके, अभी भी क्या कर रहा है? चल रहा है। अब जब ये एक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो टाइम क्या हो रहा था? 12 मान लो 30 हो रहा था, ओके। जब ये मान लो ये व्यक्ति दौड़ना स्टार्ट किया, तो कोई ये पर्सन है दौड़ रहा है कि कब से? 12:30 से दौड़ रहा है, यानी कि 12:30 से दौड़ रहा है। अभी टाइम क्या हो रहा है? तो 2:30 हो चुके हैं, ओके, और अभी भी ये बंदा लगातार दौड़ा ही जा रहा है, थका नहीं है, ओके। तो जब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर इधर देखें तो वो क्या हुआ? पास्ट हुआ। वो क्या हुआ? पास्ट हुआ। जब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस व्यक्ति को इधर देखें तो पास्ट हुआ ना? क्या हुआ? वो तो पास्ट हुआ, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी रन कर रहा है, तो इधर हमने देखा तो ये तो पास्ट है। तो यानी कि जब कोई क्रिया पास्ट से शुरू हुई, पास्ट से क्या हुआ? शुरू हुआ, और अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक बार फिर बता दूं कि अगर कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ और ना अभी भी चल रहा है, अभी भी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी है, उस कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि व्यक्ति 12:30 से चलना स्टार्ट किया और 12:30 हो गए, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर पीछे देखे तो पास्ट हुआ, तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब करते हैं? जब टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी हो। क्या हो? टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी हो, कॉन्टिन्यूटी हो, ओके, कॉन्टिन्यूटी, टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी होगी तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर वो प्रेजेंट में है तो। जैसे कि ये स्टेटमेंट को हम ले सकते हैं। इतनी बातें तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए सीख लेते हैं कि जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता दूं कि हैजबली हैव ही होता है, हैजबली हैवी होता है, लेकिन इसके साथ क्या आने लगेगा? बीन आने लगेगा, और बीन के बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। पार्टिसिपल कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बोला जाता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये कोई व्यक्ति है, मान लो ये मोहन है, ओके। मोहन 12:30 से दौड़ना स्टार्ट किया, अभी 12:30 हो रहे हैं, तो अभी तो अब, और फिर भी ये बंदा दौड़ा ही जा रहा है, ओके। तो हम इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या ही बोलना पड़ेगा हमें कि ही हैज़ बीन रनिंग सिंस 12:30, ओके। और इसमें जब अगर टाइम को बताने के लिए जो प्रेपोजिशन आते हैं, क्या प्रेपोजिशन, मैं आपको एक बार और बता दूं, बहुत लोगों के द्वारा इस प्रेपोजिशन को रॉन्गली प्रोनाउंस किया जाता है। इसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, ओके। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो सिन सब्लिक फॉर का यूज करते हैं। कौन सा प्रेपोजिशन? सिन सब्लिक फॉर का यूज करते हैं। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हाँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ओके। मोहन हैज बीन रनिंग सिंस 12:30, ओके। कॉन्टिन्यूटी प्लस टाइम प्लस कॉन्टिन्यूटी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उसको बोल देंगे, ओके। नेक्स्ट,
स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट बोल लेते हैं। इस स्ट्रक्चर्स को लिखने से पहले मैं बता दूं कि स्ट्रक्चर्स कुछ यूं होना चाहिए आपकी जबान पे। जैसे मैं बोल दूं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन सब्जेक्ट फॉर्म प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इस तरीके से बोलते हैं उसको। क्या क्या ही बोलेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैजबली हैव, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे ये क्या है, एक्स है, ओके, एक्सप्रेशन। और ये अफर्मेट और लास्ट सेंटेंस के एंड में हमें क्या ही लगाना है, फुल स्टॉप को लगाना है। ये रहा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ओके। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो होगा सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ओके। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए, और वो भी क्लोज एंडेड के, आपको क्या यूज करना होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ओके। तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या हैजबली है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा अगर हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो वो होगा हैजबली हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। इसके अलावा हमारे सामने दो स्ट्रक्चर्स बच रहे हैं,